यस। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, एक्चुअली कल ही हम लाइव आने वाले थे 7:30 बजे, लेकिन हुआ क्या कि कल रात में ही लाइव आने वाले थे, लेकिन नेटवर्क बहुत ज़्यादा स्लो था, बफरिंग ही बफरिंग हो रहा था, जिसके कारण हमने सोचा कि अगले दिन रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड कर दिया जाए। बफरिंग में फिर कट जाता है, ये वो आप देख ही रहे हैं। जब उधर हम ऑब्जेक्टिव और डेरिवेशन कर रहे थे, तो उस समय बहुत सारा नेटवर्क इशू आ रहा था। नो टेंशन, इसके कारण ही हमने अपलोड करना स्टार्ट कर दिया था। पीछे 3-4 वीडियो हमने अपलोड किया है, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक था आपका। और बात ये है कि जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमने डिस्कशन किया है, उसमें से मुश्किल से 3 या 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा अलग आया है, थोड़ा हट के आया है। जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्लेलिस्ट बना हुआ है बच्चों, प्लेलिस्ट बना करके इसीलिए हमने अपलोड कर दिया है कि जो प्लेलिस्ट हमने बनाया है उसमें आप जाके देखिए, उसमें से मुश्किल से 3 या 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा लगेगा कि थोड़ा हट के है। हाँ, जबकि पूरा अगर हम थ्योरी पढ़ाए होते हैं, हाँ, पूरा डिस्कशन यहाँ पे किए होते, तो वो सब क्वेश्चन भी बन जाता, जैसे क्लास में ऑफलाइन क्लास में हमने किया है। दूसरा बात कि डेरिवेशन जो हमने किया है वो सारा आया हुआ है। हम डेरिवेशन का भी एक झलक दिखलाएंगे अगले लेक्चर में। वो बस दिखलाएंगे कि किस वीडियो में, वीडियो अपलोड जो किए हैं, किस वीडियो में डेरिवेशन हम बतलाए हुए हैं। कोई 5 दिन पहले, कोई 3 दिन पहले, कोई 1 दिन पहले, सब में से आया हुआ है, तो दिखलाएंगे उसका भी झलक। आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम क्लियर करने जा रहे हैं, और जितना बतला रहे हैं ध्यान से सुनिएगा, जितना बतला रहे हैं, बहुत सारे बच्चों का मैसेज कॉल आ रहा है कि सर हमने यहाँ पे देखा, यहाँ देखा, वहाँ देखा, सर इसका आंसर हमको होना चाहिए, ये आ रहा है ये। हमने बोला कि बस जस्ट अपलोड कर रहा हूँ बच्चों, जस्ट वीडियो जो अपलोड कर रहे हैं इसमें 100% हर एक क्वेश्चन का आंसर सही है, और आराम से उसको सही मानिएगा। 110% सही है, एक भी क्वेश्चन का आंसर आपको गलत यहाँ पे नहीं मिलने जा रहा है, सारा सही है। जो बताएंगे वही सही मानिएगा। ओके, चलिए अब देखा जाए, बस जिस तरह से था उसी को हमने कलर चेंज करके हमने सेट करवा लिया क्वेश्चन को। और देखिए बच्चों, आपके सामने है, जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे हुए हैं उसी तरह से हमने इसको अरेंज कर दिया है। पूरा चीज जो था वो बस एक झलक दिखला दे रहे हैं आपको कि इसी तरह से क्वेश्चंस का अरेंजमेंट था, देखा जाए। ओके, तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों, देखा जाए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 70 में 35 क्वेश्चन का आंसर देना था, 70 ही हम डिस्कस करने जा रहे हैं, देखा जाए। और जो डिराइव करना है, जिसका सॉल्यूशन निकालना है, उसको डिराइव करके दिखाएंगे। और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव है, और बात सुनिए ध्यान से, एक हमने वीडियो बनाया था इलेक्टिव का, जो पिछले बार 70 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का, उसमें से, और जो हमने प्लेलिस्ट बनाया है 1 से लेकर 15 चैप्टर तक का, उसमें से सारा देखिए, लगेगा कि हाँ सर सब सेम है। हाँ, बस 3-4 क्वेश्चन थोड़ा हट के लगेगा। अगर हम पूरा ऑफलाइन क्लास में जो बच्चों को पढ़ाए हैं उनको सब पता है, लेकिन यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन का बस फर्क लगेगा आपको, देखा जाए। जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई, वाह देखिए बच्चों, when the distance between source of light and screen is increased then fringe width, fringe width का फॉर्मूला होता है, बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों हम उसको, फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज विड्थ, देखा जाए तो बीटा का फॉर्मूला होता है, बीटा फ्रिंज की चौड़ाई लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। जहां पे होता था, यहाँ पे 2 छिद्र होते थे, 2 बारीक छिद्र होते थे, और यहां से पर्दे से दूरी जो होती थी, चलिए उसी तरह से बना दे रहे हैं, 2 नैरो होल होते थे, उसके बीच का डिस्टेंस डी होता था, और पर्दे से प्लेट की दूरी होती थी कितनी, तो बड़ी डी, कैपिटल डी, कैपिटल डी, बड़ा डी। तो देखिए बच्चों, यहां पे जो बड़ा डी है, एक मिनट, यहां पे जो बड़ा डी है वो देखिए क्या है, प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी। ये प्रकाश स्रोत है, यहीं से प्रकाश स्रोत, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट को जलाया जाता था, तो यहाँ पे स्रोत से जाता था लाइट, और वहां पे अध्यारोपण होता था, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होता था। अब सोचिए कि जैसे ही यहां तरंगे जाएंगी जाएंगी जाएंगी, तो यहां पे दूरी ये वाला है डी, जिसकी दूरी बढ़ाने के लिए कही जा रही है। तो जब पर्दे की दूरी बढ़ेगी, सोचिए टॉर्च जलाते हैं तो दूरी बढ़ाते हैं, तो उसका जो शेप है वो चेंज होता है, बढ़ता है। अच्छा, तो बोलिए जब दूरी बढ़ेगी तो ऊपर वाला बढ़ेगा, तो ये भी बढ़ेगा, यानी कि प्लेट से पर्दे की दूरी या स्रोत से पर्दे की दूरी बढ़ेगी तो फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ेगी। क्या बात है। तो जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन अ स्क्रीन सोर्स ऑफ लाइट एंड स्क्रीन इज इंक्रीज्ड देन फ्रिंज विड्थ बढ़ती है, इंक्रीजेस। क्लियर हुआ। अब बोलिए बच्चों, अगर डी बढ़ेगा, ऊपर वाला बढ़ेगा, तो ये बढ़ेगा। अगर एक और क्वेश्चन इसमें सेट होगा कि अगर डी का वैल्यू घटता तो बीटा बढ़ता, ई घटता तो ये बढ़ता। अरे वाह, चलिए जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडियो सक्रियता का मात्रक, देखिए बच्चों, रेडियो सक्रियता का ऐसा ही मात्रक आजकल आजकल के दिनों में रेडियो सक्रियता का ऐसा ही मात्रक होता है वेरिएकल।
रेडियो सक्रियता का ऐसा ही मात्रक होता है वेरेकल, लेकिन अन्य मात्रक होता है क्यूरी। अन्य मात्रक होता है क्यूरी। द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज, रेडियो सक्रियता का मात्रक क्यूरी, द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज क्यूरी। वाह, हो गया, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसकी वेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है? गामा किरणें की। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर? गामा रेज। सब बताया हुआ है। अब देखिएगा 70 नंबर का ऑब्जेक्टिव जो इलेक्टिव दो पार्ट में बांट दिए थे, नेटवर्क इशू के कारण एक पार्ट दो पार्ट बन गया था, तो वहां पर और जो 1 से लेकर 15 तक ऑब्जेक्टिव डिस्कशन किए हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां दोनों देखिए, पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, सब बताया हुआ है। निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सबसे ज्यादा है? गामा किरणें की। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर? गामा रेज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति परास का उपयोग होता है? 15 चैप्टर का वन शॉट वीडियो लाए हैं, उसमें इसको बताएं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बच्चों, बोर्ड में आया हुआ पहले से ही है। विच रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी इज यूज्ड इन टीवी ट्रांसमिशन? टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति परास का उपयोग होता है? 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज। विच रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी इज यूज्ड इन टीवी ट्रांसमिशन? टीवी ट्रांसमिशन, तो विच ऑफ द फ्रीक्वेंसीज यूज्ड इन टीवी ट्रांसमिशन? 30 मेगाहर्ट्ज टू 300 मेगाहर्ट्ज। आवाज जा रहा है ना बच्चों? साउंड जा रहा है ना? ठीक है, चलिए बढ़िया। ओके, चलिए हो गया, ये बतलाए हुए हैं पहले भी। किसी भी प्रिज्म के लिए वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है। द डिस्पर्सिव पावर ऑफ अ प्रिज्म डिपेंड्स ऑन, देखिए बच्चों, ओमेगा वर्ण विक्षेपण क्षमता डिस्पर्सिव पावर को रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। ओमेगा इक्वल टू होता है म्यू भी माइनस म्यू आर, ये डिराइव किए हैं, म्यू भी माइनस म्यू आर बाई म्यू वाई माइनस 1। 9th चैप्टर में जाइए, लाइट में इसको हम प्रूफ किए हैं, लाइट में इसको प्रूफ करके दिखाएं बच्चों। ओमेगा इक्वल टू म्यू भी माइनस म्यू आर बाई म्यू वाई माइनस 1। यह है भी फॉर वायलेट, आर फॉर रेड एंड वाई फॉर येलो। अब सोचिए, ओमेगा बराबर है म्यू भी माइनस म्यू आर बाई म्यू वाई माइनस 1, तो म्यू का वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। म्यू क्या मतलब कि प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति पर, नेचर पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे नेचर डिपेंड कर रहा है। वाह, क्या बात है। तो बोलिए, किसी भी प्रिज्म के वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है, यानी दो क्वेश्चन बन सकता है, अपूर्णांक पर या प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति पे। मतलब कि द डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। ओके, तो बोलिए बच्चों, यस, किसी भी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति पर, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, द डिस्पर्सिव पावर ऑफ अ प्रिज्म डिपेंड्स ऑन। फॉर्मूला सामने है, इसको हमने प्रूफ किया है 9th चैप्टर में। ओके, चलिए ओके, लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है, ये बताए हैं हम जब 70 ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर रहे थे इलेक्टिव क्वेश्चंस का, तो उस समय बताए थे बच्चों, लेजर क्रिया, लेजर LASER, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड या स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ये संख्या परिवर्तन। लेजर एक्शन नीड्स नंबर इन्वर्जन। यस, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव बिकॉज इट शोज पोलराइजेशन, ध्रुवन कि जब हम सीधे सीधे रखते हैं ऐसे समानांतर तो तरंग गुजर जाता है, पैरेलल रखते हैं तो वेव पास कर जाता है, लेकिन एक ऐसे और एक ऐसे रखते हैं तो इसे तो पास कर जाता है लेकिन इसे पास नहीं करता है, पोलराइजेशन। यस, पोलराइजेशन समझाए हैं, पोलराइजेशन उस समय बताए हैं बच्चों। यस, पोलराइजेशन, ध्रुवन। लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव बिकॉज इट शोज पोलराइजेशन। परावैद्युतांक कैसे ही मात्रक होता है? अभी तुरंत, ऐसा यूनिट ऑफ परमिटिविटी इज, बतलाए हुए हैं पहला चैप्टर फर्स्ट चैप्टर में, लेकिन अभी तुरंत ला के दिखा रहे बच्चों, जल्दी कीजिए। यस, देखिए F इक्वल टू फॉर्मूला होता है, और ये भी आपको याद होगा, एप्सलन R इक्वल टू एप्सलन बाई एप्सलन नॉट, यानी कि माध्यम की परावैद्युतता और निर्वात की परावैद्युतता के अनुपात को आपेक्षिक परावैद्युतता कहते हैं। यानी कि रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। यस, तो बोलिए बच्चों कि यहां पर इस दोनों का ऐसा ही मात्रक और विमा समान होता है, लेकिन इसका विमा नहीं होता है, ऐसे मात्रक नहीं होता है। दोनों का ऐसा ही मात्रक और विमा, यूनिट एंड डायमेंशन सेम होता है, इसका यूनिट और डायमेंशन नहीं होता है। दिस इज यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस। अपेक्षिक परावैद्युतता, रिलेटिव परमिटिविटी, यानी इसका कहो या इसका कहो बच्चों, सेम। अरे वाह, तो बोलिए F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो इसका निकालें या इसका निकालें, सेम आएगा, तो इसको इधर लाते हैं, एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई F Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो बोलिए
1 बाई इसका नहीं होता है, फोर्स का न्यूटन, आवेश का कूलम 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 स्क्वायर, दूरी का मीटर 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 स्क्वायर। अरे वाह, तो कूलम स्क्वायर न्यूटन का पावर -1 मीटर का पावर -1। देखिए कूलम स्क्वायर न्यूटन का पावर -1 मीटर का पावर -2, कूलम स्क्वायर न्यूटन का पावर -1 मीटर का पावर -2। यस, कौन ऑप्शन हो गया? यस, डी ऑप्शन, कूलम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर इनवर्स 2। अरे वाह, देखिए कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स 1 मीटर इनवर्स 2, देखिए। यस, जल्दी गया। वाह। आवेशीय संधारित्र पर कुल आवेश शून्य। देखिए आपको पता होगा कि संधारित्र के प्लेटों पर जितना प्लस इस पर आवेश होता है उतना ही इस पे माइनस होता है। अरे वाह, तो जितना प्लस क्यू उतना ही माइनस क्यू, तो क्यू नेट, क्यू टोटल बराबर क्यू प्लस माइनस क्यू कट के 0। अरे वाह, तो द नेट चार्ज ऑन चार्ज कैपेसिटर इज 0। क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों की गति। हाँ, इसे बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बात हम बताए हैं जब आपको थर्ड चैप्टर का डिस्कशन किए हैं, तो ई टाउ ई बाई एम ई टाउ ई बाई एम ई, जहां पे ई होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान, हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, संवहन वेग या अनुगमन वेग या अपवाह वेग। ई विद्युत क्षेत्र तीव्रता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, टाउ शिथिलन समय रिलैक्सेशन टाइम, एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो बोलिए बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हम बात करते हैं वहां, ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट यानी हमेशा दिशा उसका बदलते रहता है, कभी वेग बढ़ता है तो कभी घटता है, यानी देखिए तो यूनिफॉर्म तो नहीं होगा, एक्सलरेटेड तो नहीं होगा, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। हाँ, तो एक्सलरेटेड डी एक्सलरेटेड। अरे यार देखिए बच्चों, ड्रिफ्ट यानी हम लोग बात करते हैं ड्रिफ्ट का, यानी ड्रिफ्टिंग, अपसरित यानी अफवाहित, अफवाह। तो बोलिए, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है तो क्या हमेशा डायरेक्शन इधर उधर चेंज होते रहता है बच्चों, तो क्या होगा? ड्रिफ्टिंग, अपसरित। क्या बात है, जल्दी कीजिए। हो गया? वायु में स्थिर इकाई धन आवेश से निकलने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू होता है बच्चों गॉसियन तल, गॉसियन सरफेस। ये है गॉसियन तल, ये है गॉसियन सरफेस। गॉसियन तल के अंदर आवेश है 1 यूनिट, इकाई धन आवेश +1 इकाई धन आवेश, तो Q इक्वल टू है बच्चों +1 कूलम। यस सर। तो बोलिए फाई इक्वल टू होता है Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। किसी बंद गॉसियन तल से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसके अंदर स्थित कुल आवेश का 1 बाई एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, यानी कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू एनी गॉसियन सरफेस इज 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। तो Q इन जो है बच्चों वो क्या है? I इक्वल टू Q इन मतलब 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट मतलब एप्सिलॉन इनवर्स। यस, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम अ स्टेशनरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एयर इज, तो एप्सिलॉन नॉट इनवर्स। यस यस, फाई इक्वल टू Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट, Q इन एकांक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट ऊपर गया -1 एप्सिलॉन नॉट इनवर्स 1। अरे वाह, जल्दी कीजिए। क्लियर हो रहा है बच्चों? क्लियर? वाह क्या बात है। नेक्स्ट, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल को कहते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे क्लियर हुआ ना सबको? ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से। वाह, यस, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं, ये तो डिफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। द फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड, क्यू चार्ज पे एफ फोर्स, तो यूनिट चार्ज पे एफ बाई क्यू, एंड फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं विद्युत क्षेत्र तीव्रता। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, द फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर? क्लियर, जल्दी कीजिए। क्यू आवेश पर लगने वाला बल एफ, तो एकांक पे एफ बाई क्यू यानी ई। अरे वाह क्या बात है। आवेश का परिमाणीकरण दर्शाता है। देखिए बच्चों, अगर नहीं हिंदी पता चले, हम बार बार कहते थे क्लास में, ऑफलाइन क्लास में, कि नहीं हिंदी पता चले तो इंग्लिश थोड़ा देख लीजिए। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि Q इक्वल टू प्लस माइनस एनी, किसी वस्तु पर कुल आवेश मूल आवेश का पूर्णांक गुणज होता है। टोटल चार्ज ऑन ए पार्टिकल और ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। तो ये कम से कम चार्ज होता है फंडामेंटल चार्ज, इक्वल टू इतना, और इसी में माइनस लग जाता है तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और प्लस लग जाता है तो प्रोटॉन पे आवेश, यानी कि न्यूनतम आवेश का क्या है? आवेश का परिणामीकरण दर्शाता है, तो कण पर न्यूनतम अनुमेय आवेश होता है। वाह, देयर एग्जिस्ट अ मिनिमम
परमिसिबल चार्ज ऑन अ पार्टिकल। क्या बात है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, कम से कम n का वैल्यू 1, तो कम से कम मिनिमम होगा कब, जब n का वैल्यू 1 होगा। दैट्स ऑल, जल्दी। या नेक्स्ट, विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है, बहुत अच्छा। प्लस से क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं और माइनस में समाती हैं। ओके, क्या क्या कह रहा है, क्षेत्र की शक्ति, दिशा, आवेश की प्रकृति, इनमें से सभी, अरे यार इनमें से सभी होगा, कैसे भी समझा रहे बच्चों, ऑल ऑफ दीज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट, अब बोलिए पहला नंबर क्षेत्र की शक्ति, जितना ही क्षेत्र रेखाएं नजदीक होंगी, जितना ही फील्ड लाइंस नियरर होंगे, उतना ही स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। क्लियर, पहला बात। दूसरा बात, डायरेक्शन, प्लस से निकलता है माइनस में समाता है, डायरेक्शन का बात हो गया। आवेश की प्रकृति, अगर निकल रहा है तो प्लस और आ रहा है तो माइनस, आवेश की प्रकृति, यानी कि फील्ड स्ट्रेंथ नजदीक नजदीक है, नियरर है, तो स्ट्रेंथ मैक्सिमम बहुत ज्यादा होगा, मतलब लार्जर होगा, और अगर डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है तो फील्ड लाइंस का स्ट्रेंथ दूर दूर हो रहे हैं, अवे हो रहे हैं, तो डिक्रीज कर रहा है। प्लस से निकल रहे हैं, माइनस में इंटर कर रहे हैं। ओके, और नेचर मैंने क्या, प्लस से निकला तो माइनस में समाया, तो पता चल गया कि वाह, डायरेक्शन भी बता रहा है, नेचर भी बता रहा है, यानी सभी होंगे, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। क्लियर हो रहा है बच्चों, वाह क्या बात है। नेक्स्ट, हाँ ये देखिए, हम बोले हैं कि कैलकुलेशन वाला यहाँ पे सोल्व करके दिखाएंगे। 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, वाह, एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी है 40 सेंटीमीटर, तो उत्तल का प्लस, अवतल लेंस 20 सेंटीमीटर तो माइनस, वाह। देखिए बच्चों, 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस एवं 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस संपर्क में है, इनके संयोजन की क्षमता डायोप्टर में, अरे वाह। एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स तो प्लस, एंड ए कॉन्केव लेंस माइनस, माइनस 20 सेंटीमीटर, वाओ, आर इन कॉन्टेक्ट, द पावर ऑफ देयर कॉम्बिनेशन इन डायोप्टर इज, यस। देखिए बच्चों, मजा आएगा, ध्यान दीजिएगा, आपको पता है फॉर्मूला हम ये प्रूफ किए हैं जब हम डेरिवेशन कर रहे थे, तो पहले आप स्क्रीनशॉट तो यार ऑफ, ये रिकॉर्डेड वीडियो है तो आप स्क्रीनशॉट तो ले ही लेंगे। दो लेंस जब कांटेक्ट में थे तो हम फॉर्मूला ये पढ़ाए थे, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, यस सर। तो 1/f इक्वल टू f1 f2 LCM, f1 से f1 कट गया, f2 प्लस f2 से f2 कैंसिल, f1, वाह, ये ऊपर गया, ये भी ऊपर जाएगा, तो f इक्वल टू f1 f2 बाई f1 प्लस f2, वाओ। ध्यान दीजिए बच्चों, दो लेंसेज को आप देखिए जाके डेरिवेशन वाला लेक्चर, ये प्रूफ किए हैं, फॉर्मूला प्रूफ किए हैं, तो बोलिए बच्चों 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, यस। तो 1/f इक्वल टू 1/f1 f1 f2 LCM, तो यहां से f1 f1 कटा f2 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 कटा f1, पलट गया, इनवर्स रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल हो गया। f1 कितना है, प्लस, कॉन्वेक्स है, उत्तल है, और कॉन्केव है तो माइनस, बोलिए माइनस, प्लस 40 इंटू माइनस 20, f1 इंटू f2 बाई f1 प्लस f2, प्लस 40 प्लस माइनस 20, तो बोलिए माइनस 4 दूना 8, 800, और बटा 40 में से 20 गया 20, तो कितना, 40 बार में, सही है, सही है। तो f आ गया बच्चों -40 सेंटीमीटर, जो समतुल्य लेंस आया इक्विवेलेंट लेंस, उसकी फोकस दूरी आ गई, उसका फोकल लेंथ आ गया -40 सेंटीमीटर, और पावर इक्वल टू फॉर्मूला आपको पढ़ाए हैं बहुत प्यार से कि 1/p इक्वल टू 1/f, f का वैल्यू -40 सेंटीमीटर, तो -40 सेंटीमीटर है बच्चों, मीटर में बदलेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, -40/100, ये मीटर बन गया, 100 ऊपर गया, बाई -40, मीटर इनवर्स को डायोप्टर कहते हैं, ये 100 ऊपर गया और मीटर यहां से यहां गया इनवर्स, तो कितना, 10 से 10 कटा, 4 दूना 8, 4 पचे 20, यानी -2.5 डायोप्टर। देखिए 4 दूना 8, माइनस ऊपर लिखे या नीचे लिखे कोई बात नहीं, 4 दूना 8, 4 पचे 20, अरे वाह, -2.5 डायोप्टर, यस, -2.5 डायोप्टर। फोकस दूरी माइनस में होगा तो क्षमता भी माइनस में होगा, यानी a convex lens of focal length 40 cm and a concave lens of focal length 20 cm, ये 40 या 20 are in contact, the power of their combination in diopter is, हो गया, हो गया, जल्दी कीजिए, क्लियर, मजा आया, वाह। अब देखिए बच्चों, व्यक्तिकरण की घटना का कारण, देखिए बच्चों, व्यक्तिकरण, जब दो तरंगों का अध्यारोपण होता था, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स होता था, तो वहां रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी, यानी कि क्या होता था,
प्रकाश की तीव्रता जो है उसमें परिवर्तन होते रहता था। अच्छा, तो तीव्रता में वहां परिवर्तन होता था तो इस घटना को प्रकाश का व्यक्तीकरण कहते थे। लेकिन व्यक्तीकरण की घटना का कारण है अलग अलग कला में होना, यानी कला अलग अलग में होता है तो अलग अलग कला में होने के कारण क्या होगा, व्यक्तीकरण होगा। देखिए, व्यक्तीकरण की घटना का कारण है द रीजन फॉर द फेनोमेनन ऑफ इंटरफेरेंस। अब सोचने वाली बात है कि अगर एक ही स्रोत है, यहीं पे है और एक वही है और फिर वही है, यानी समझिए कि एक ही है, तो व्यक्तीकरण कहां से होगा, क्या होगा, इंटरफेरेंस कहां से होगा। जब अलग अलग होगा, यहां से गया एक यहां से गया, यानी दो तरंगे गई, दो बल्ब जला और उसके बाद उसका ऑप्टिकल डेंसिटी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तब हम लोग बात करते थे यानी इंटरफेरेंस का। यानी कहने का मतलब कि अगर कला नहीं होगा, कलांतर नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। वाह, तो सोचिए बच्चों, द रीजन फॉर फेनोमेनन ऑफ इंटरफेरेंस इज फेज डिफरेंस। यस, ध्रुवित प्रकाश से उत्पन्न करने ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसको प्रयुक्त किया जाता है, तो याद करने वाली बात है। विच इज यूज टू प्रोड्यूस पोलराइज्ड लाइट, निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म अनपोलराइज्ड को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करता है, अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में कन्वर्ट करता है, बदलता है। ये 10वां चैप्टर में हमने बताया है, आप जाके देखिए लेक्चर को। अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलना ही ध्रुवन कहलाता है, उस घटना को ही ध्रुवन कहते हैं। जल्दी यस, यार यार वाह, डायोड डायोड हम पढ़ाए हैं बच्चों। आप देखिएगा, डायोड को हमने ऐसे सूचित किया था प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस लिखता तो और मजेदार होता, मजा आता, क्या बात है, और मजा आता। तो कुछ इस तरह से रहे तो और बेहतर होगा। ओके, यस, नो टेंशन। दिस इज द सिंबल ऑफ डायोड। यस, डायोड, ये किसका संकेत है, डायोड का, डायोड का। यस, तो ये किसका प्रतीक है, तो डायोड का, इज अ सिंबल ऑफ डायोड। यस, खत्म खत्म। ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन गुणांक का इकाई होता है। देखिए बच्चों, प्रवर्धन गुणांक जो होता है, अल्फा और बीटा पैरामीटर का हम बात किए थे, धारा का अनुपात होता है या धारा में अंतर का अनुपात, करंट का रेशियो या करंट में डिफरेंस का रेशियो। तो बोलिए, एम्पियर से एम्पियर कट जाएगा, खत्म। एम्पियर से एम्पियर कटेगा तो बताइए बच्चों, ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन गुणांक का इकाई होता है यूनिट ऑफ एम्प्लीफिकेशन फैक्टर ऑफ ट्रांजिस्टर इज। तो कोई इकाई नहीं, नो यूनिट। क्यों, क्योंकि अगर सेम चीज का रेशियो होगा, धारा में अंतर या धारा का अनुपात या धारा में अंतर का अनुपात, करंट का रेशियो या करंट में चेंजिंग का रेशियो, तो खत्म, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। यस, जल्दी, निम्न में से कौन सा तर्क द्वार सार्वजनिक द्वार होता है, अरे वाह। Which one of the following logic gate is universal logic gate? याद कीजिए बच्चों, ये थे बेसिक लॉजिक गेट, नोट और एंड बेसिक लॉजिक गेट था, और नॉर और नैंड यूनिवर्सल लॉजिक गेट था। तो नैंड, नैंड हो गया। चलिए, यूएचएफ याद रखना है बाबू, यूएचएफ ध्यान दीजिएगा। यूएचएफ आवृत्ति की तरंगे प्रायः कैसी संचरित होती है, वेव ऑफ यूएचएफ फ्रीक्वेंसी आर जनरली ट्रांसमिटेड एज स्पेस वेव। याद रखना है, इसका रेंज होता है, जो रेंज होता है इसका, वो लगभग इसके बराबर होता है स्पेस वेव के। यानी अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी जो होता है वह स्पेस वेव के रेंज से थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन लगभग हम लोग लेके चलेंगे तीनों में तो और कम होता है सबका, इसका बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी से कम होता है लेकिन उसके रेंज में होता है, थोड़ा कम होता है लेकिन उसके रेंज में होता है। यस, हो गया। तो याद रखना है बच्चों, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल को नियंत्रित करने वाला नियम को, अरे यार, कूलॉम का नियम, द लॉ गवर्निंग द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस इज नोन एज कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ से आता है सोल्व करने के बाद बच्चों, दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, दोनों आवेशों के मान के गुणनफल के समानुपाती और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इसके समानुपाती कब, जब दूरी नियत हो, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती कब, जब ये नियत हो। यानी फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस इफ डिस्टेंस इज कांस्टेंट, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम इज फोर्स इफ चार्जेस आर कांस्टेंट। यस, तो बोलिए, ये कांस्टेंट तो इसके और ये कांस्टेंट तो इसके, तो बोलिए कूलॉम्स लॉ, द लॉ गवर्निंग द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस इज नोन एज, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल नियंत्रित करने वाला नियम को कहा जाता है कूलॉम का नियम, Coulomb's law. Yes. नेक्स्ट, बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव का मान, सिंपल,
अगर यहाँ पे बिंदु आवेश है, पॉइंट चार्ज है, मान लीजिए प्लस क्यू, आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल भी होता है के क्यू बाई आर, के का वैल्यू 1/4πε0। तो बोलिए बच्चों, आर के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। अरे यार कितना सिंपल। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम पॉइंट चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। वाह, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। क्या V इक्वल टू फॉर्मूला होता है बच्चों, E इक्वल टू होता है KQ/R²। विद्युत क्षेत्र तीव्रता पूछता तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता। हाँ, रेसिप्रोकल ऑफ या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस। तब जब इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता तब, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ रहा है। अब सोचिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछेगा तो V=KQ/R, V=KQ/R, तो R के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी क्या, बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर विद्युत विभव दूरी के व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस R। वाह, क्लियर। वाह वाह, अरे यार किसी चालक के संवहन वेग VD, देखिएगा बच्चों सारा ऑब्जेक्टिव देखिए, लगेगा कि सब वहीं से आया है। वाह, सारा बताए हुए हैं। इलेक्टिव वाला जो बताए 70 क्वेश्चन ओ, और 1 to 15 चैप्टर ओ सारा देखिए, लगेगा कि बस 2-3 क्वेश्चन थोड़ा हट के आया हुआ है ना, बाकी सब वही। तो देखिए बच्चों, किसी चालक के संवहन वेग तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र ई के बीच संबंध, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों के संवहन वेग होता तो ज्यादा बेहतर रहता लिखने में। नो टेंशन, VD इक्वल टू हम लोग जानते हैं E टाउ E बाई ME। जल्दी में बताएं इसको, VD इज प्रोपोर्शनल टू E। वाह, VD इज प्रोपोर्शनल टू E, क्या बात है। The relation between the drift velocity VD and applied electric field E of a conductor is VD is proportional to E। वाओ, क्या बात है सर। अरे वाह, सोल्व करना इसको, ध्यान दीजिएगा। 64 समरूप बूंदें जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है, मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, बड़े बूंद की धारिता। हाँ, 64 identical drops each of capacity 5 microfarad combine to form a big drop। What will be the capacity of big drop? तो C डैश इक्वल टू फॉर्मूला होता है बच्चों, फॉर्मूला भी प्रूफ किए हुए हैं, जाके देखिएगा लेक्चर 3rd चैप्टर, सेकंड चैप्टर कैपेसिटेंस वाला। कैपेसिटेंस में ये फॉर्मूला हमने प्रूफ किया है, जाके देखिए वहां पे। तो बोलिए बच्चों, सी डैश, और इलेक्ट्रिक में भी शायद ये क्वेश्चन था, वहां भी बतलाए हैं। तो सी डैश इक्वल टू होता है n का पावर 1/3 इंटू सी, और v डैश इक्वल टू होता है, अगर पोटेंशियल पूछता कंबाइन करने के बाद, तो पूछता होता है n का पावर 2/3 इंटू v। अरे वाह, तो बोलिए, अगर 64 बूंद मिल गए, अगर एक एक ड्रॉपलेट्स का कैपेसिटेंस है 5 माइक्रोफैराड, तो सबके मिलने से 64 है, 64 है, सबके मिलने से कितना कैपेसिटेंस होगा, यही निकालना है। तो 64 का पावर 1/3 इंटू 5, 5 64 को लिख सकते हैं बाबू, 4 का पावर 3 और 1/3 इंटू 5। तो बोलिए बच्चों, 4 × 5 = 20 माइक्रोफैराड। वाह सर, क्या बात है। हाँ, तो क्या हो जाएगा, 20 माइक्रोफैराड। बोलिए बच्चों, 64 समरूप बूंद हैं जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है, मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, बड़े बूंद की धारिता क्या होगी, 20 माइक्रोफैराड। 64 identical drops each of capacity 5 microfarad combine to form a big drop। What will be the capacity of the big drop? 20 microfarad। फॉर्मूला होता है बच्चों, C डैश इक्वल टू n का पावर 1/3 इंटू सी, C डैश इक्वल टू 64 पावर 1/3 इंटू 5। तो 64 को लिख सकते हैं, चर्चों का सोलचों का 64, 4 4 जा 16, 4 जा 64, तो 4 टू द पावर 3, 3 से 3 कैंसिल्ड आउट, 5 4 जा 20। वाओ, जल्दी जल्दी बच्चों, यस। विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है, देखिए बच्चों बात ये है, विभव मापी के द्वारा, हमने जल्दी में पढ़ाया था विभव मापी, है ना, पोटेंशियोमीटर ने बतलाया था हमने कि सेल के विद्युत वाहक बलों को, है ना, सेल के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को मेजर किया जाता है, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस को मेजर किया जाता है, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है उसमें कंपैरिजन किया जाता है, E2/E1 = L2/L1। लेकिन हम लोग विद्युत वाहक बल माप रहे हैं, धारा माप रहे हैं, तो विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध माप रहे हैं, तो E/R से क्या आ जाएगा, आंतरिक प्रतिरोध को R से सूचित करते हैं, तो E/R से I भी आएगा। अरे वाह, इनमें से सभी रहे तो ऑप्शन पे ध्यान देना है, इनमें से सभी रहे तो ऑप्शन पे ध्यान देना है। विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है, व्हाट इज मेनली मेजर्ड बाय पोटेंशियोमीटर। तो देखिए बच्चों, विभवांतर विद्युत वाहक बल मापा जाता है, यानी विद्युत वाहक बल एक प्रकार का विभवांतर है, तो विभवांतर मापा जाता है। प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध मापा जाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस, और जब ई दोनों पता है तो ये मापा जाएगा, यानी तीनों मापा जाता है, तो इनमें से सभी। व्हाट इज मेनली मेजर्ड बाय पोटेंशियोमीटर, अगर पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ मेजर किया जाता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टेंस भी, तो दोनों पता तो आई भी, यानी ऑल ऑफ देम या ऑल ऑफ दीज। क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है। नेक्स्ट, अगर दो आवेशों, बच्चों ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझिए ध्यान से पहले।
अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो इसकी स्थित उनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा घटती है, बढ़ती है, घट सकती है, बढ़ सकती है, समान रहती है। If the distance between the two charges is increased, then electrostatic potential energy of the charges decreases, increases, may increases or decreases, remains the same. समझिए, ओ जगह नहीं है, नो टेंशन। U इक्वल टू फॉर्मूला होता है बच्चों K Q1 Q2 बाई R। अब देखिए, लोग सोच लेते हैं कि डिस्टेंस अगर क्या है, बढ़ाई जाती है, दूरी बढ़ेगा तो ऊर्जा घटेगा, लोग ये सोच लेते हैं, लेकिन ये गलत आंसर है, ये गलत आंसर है, रॉन्ग। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में भी निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा जो होती है धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकती है। तो बताइए, दूरी अगर बढ़ेगा और अगर दोनों प्लस में रहेगा तो ये घटेगा, दूरी बढ़ेगा दोनों प्लस में रहेगा तो ये घटेगा। लेकिन दूरी अगर बढ़ेगा और ये प्लस और ये माइनस में रहेगा तो जितना ही ई बढ़ेगा उतना ही ये घटना चाहिए था, लेकिन माइनस है, माइनस में जितना कम उतना ही ज्यादा, माइनस में जितना कम उतना ही ज्यादा। -1 रुपये, -1 रुपया कर्जा है, 2 रुपया कर्जा है, तो 1 रुपया कर्जा जो है वो ज्यादा अच्छा है। अरे वाह, यानी कहने का मतलब बच्चों कि आवेश दोनों प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, तो दोनों प्लस या दोनों माइनस रहेगा तब तो अच्छा है, नो टेंशन। दोनों प्लस या माइनस रहेगा तब तो नो टेंशन। आर अगर बढ़ेगा तो ये घटेगा, दोनों प्लस या दोनों माइनस, तो प्लस इंटू प्लस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये दूरी बढ़ेगा तो ये घटेगा, अच्छा है। लेकिन अगर दोनों प्लस माइनस हो जाए तब तो गड़बड़ हो जाएगा। यानी दूरी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा और ये माइनस है, तो माइनस में ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और माइनस में अगर कम तो वैल्यू ज्यादा। अरे वाह, मतलब ये कि बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखिए, दो प्रतिरोध R एवं 2R को एक विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। R तथा 2R में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात। देखिए बच्चों, श्रेणी क्रम में दो रेजिस्टेंसेज हैं R1 एंड R2, और आपको पता होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, श्रेणी क्रम है, R1 R2 मान लेते हैं इसको, R1 इक्वल टू R और R2 इक्वल टू 2R। ये है V वोल्ट का बैटरी, ये है करंट। अब देखिए, जब हम सीरीज में, सबसे पहला बात, सबसे मेन बात समझने वाला, कि जैसे ही बल्ब को जो बैटरी से जोड़ेंगे, अगर मान लिया जाए दो बल्ब को हमने जोड़ दिया, एक का रेजिस्टेंस R है, प्रतिरोध R है, दूसरे का 2R है, ठीक है, अच्छा है। अब बताइए, जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो दोनों बल्ब एक साथ जलेगा, जैसे स्विच ऑन करेंगे दोनों बल्ब एक साथ जलेगा। हाँ सर, दोनों का टाइम सेम होगा, दोनों का टाइम सेम होगा, और दोनों में करंट सेम जा रहा है, श्रेणी क्रम में धारा समान। तो बोलिए बच्चों, H1 बराबर होगा I² R1T, क्योंकि T दोनों में सेम, और H2 इक्वल टू होगा I² R2 इंटू T। यस सर, यस सर। अब ध्यान दीजिए बच्चों, H1 होगा इसमें ऊष्मा उत्पन्न, हीट एनर्जी डेवलप्ड, H1 इक्वल टू I² R1T, क्योंकि I सेम है दोनों में, I सेम है दोनों में, अच्छा, T दोनों के लिए सेम है, तो बोलिए ये R1 ये R2, तो H1 इक्वल टू I² R1T, H2 इक्वल टू I² R2T। अच्छा, अब बोलिए दोनों में कह रहा है अनुपात, तो बोलिए बच्चों, दोनों का अनुपात पूछ रहा है, अनुपात, अच्छा, तो डिवाइड कर दीजिए, I² से I², T से T, R1 जो है वो R है, वो R2 जो है वो 2R है, R से R कैंसिल, 1/2। दो प्रतिरोधक R एवं 2R को एक विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। R तथा 2R में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात होगा। Two resistors R and 2R are connected in series in an electric circuit. The thermal energy or heat energy developed in R and 2R will be in ratio H1/H2, 1/2, 1/2। वाओ, सिंपल सिंपल क्वेश्चन, जल्दी कीजिए बच्चों। चलिए, जब किसी कुंडली में धारा 0.1 सेकंड में 5 एम्पियर से 2 एम्पियर में परिवर्तित होती है, यानी धारा घट रही है, तो 50 वोल्ट का औसत वोल्टेज उत्पन्न होता है, कुंडली का स्वप्रेरकत्व होता है। When current in a coil changes from 5 ampere to 2 ampere in 0.1 second, the average voltage is of 50 volt is produced. The self inductance of coil is, देखिए बच्चों, E इक्वल टू होता है -LdI/dt। वाह, E इक्वल टू होता है -LdI/dt। E है 50 वोल्ट, 50 वोल्ट इक्वल टू माइनस L निकालना है, और DI मतलब I2 माइनस I1, और DT मतलब T2 माइनस T1। टाइम कितना दिया है? 0.1, 0.1। वाह, E इक्वल टू होता है -LdI/dt। हाँ सर होता है। E 50 वोल्ट, अरे वाह, दिया हुआ है क्वेश्चन में 50 वोल्ट, 50 वोल्ट, 50 वोल्ट, अच्छा,
और माइनस एल, एल निकालना है बच्चों, स्वप्रेरकत्व सेल्फ इंडक्टेंस, और डी आई, आई टू माइनस आई वन, डी टी, टी टू माइनस टी वन, 0.1, 0.1 से 50 में मल्टीप्लाई होगा तो 50 आएगा, 5 आएगा, इसे से मल्टीप्लाई कीजिए 5 आएगा, इक्वल टू माइनस एल आई टू माइनस आई वन, फाइनल माइनस इनिशियल 2 माइनस 5, तो 5 इक्वल टू माइनस एल इंटू माइनस 3, माइनस माइनस प्लस, तो बोलिए 5/3 इक्वल टू एल, 5/3 इक्वल टू एल, देखिए माइनस माइनस प्लस 3 नीचे, 5/3, 5/3 मतलब 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 छक 18 7, अरे वाह, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्या बात है, 5/3 मतलब 1.67, वाह, जल्दी जल्दी बच्चों, क्लियर है ना, क्लियर है ना, वाह वाह क्या बात है। अब देखिए द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा किससे के द्वारा दी गई थी, वाह, हाइगेंस, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स वाज गिवन बाय हाइगेंस, हाइगेंस, यस। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में प्रकाश विद्युत धारा स्वतंत्र है, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, आपकी प्रकाश की आवृत्ति से। जाके देखिए मॉडर्न फिजिक्स का पहला ही चैप्टर में हमने आपको बताया है, डिटेल में पूरा कॉन्सेप्ट बताया है, और आइंस्टीन साहब का इक्वेशन बताया है, एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम बी मैक्स स्क्वायर, वहां पे हमने बताया था कि प्रकाश विद्युत धारा जो होती है आपकी प्रकाश की आवृत्ति से स्वतंत्र होती है ना। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में, प्रकाश विद्युत प्रभाव भी कहते हैं इसको हिंदी में, प्रकाश विद्युत प्रभाव में प्रकाश विद्युत धारा स्वतंत्र है आपतित प्रकाश की आवृत्ति से, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, वाओ वाओ। दृश्य स्पेक्ट्रम में रंगों की किसकी अधिक तरंग धैर्य होती है, विबग्योर, VIB, रेड का सबसे ज्यादा लाल का, इनविजिबल स्पेक्ट्रम विच कलर हैज लार्जर वेवलेंथ, रेड कलर, सबसे ज्यादा रेड का, सबसे कम वायलेट का, सबसे ज्यादा रेड का, सबसे कम वायलेट का, यस, जल्दी, यस। किसी परमाणु के नाभिक बना, अरे वाह, किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, बाद में जेम्स चैडविक साहब ने बताया था कि न्यूट्रॉन नहीं, तो पहले से माना जाता था रदरफोर्ड साहब के द्वारा कि प्लस ही होता है, प्रोटॉन ही होता है, अरे वाह, यानी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। किसी परमाणु का नाभिक बना होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, द न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, यस यस। केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टता के बीच कलांतर, देखिए बच्चों, चाहे संधारित्र हो चाहे प्रेरित्र हो, धारा और वोल्टेज के बीच कलांतर होता है 90 डिग्री, सारा लेके आ रहे हैं जेई नीट और 11th और 12th सारा लेकर के हम जब आ रहे हैं तो सारे को पूरा डिटेल में प्रूफ करके दिखाएंगे आपको, डिराइव करके। सिर्फ प्रेरित्र जुड़ा हो, प्रतिरोधक सिर्फ जुड़ा हो, सिर्फ रेजिस्टेंस जुड़ा हो तो V और I के बीच एंगल 0 डिग्री, सिर्फ प्रेरित्र जुड़ा हो, सिर्फ इंडक्टर जुड़ा हो, कनेक्टेड हो तो, या सिर्फ कैपेसिटर कनेक्टेड हो तो सर्किट में एसी सोर्स के साथ, एसी सोर्स के साथ, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। वाह, धारा तथा वोल्टा के बीच कलांतर 90 डिग्री। The phase difference between current and voltage in only capacitive alternating circuit is 90 degree. Wow. जल्दी, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्घ्य न्यूनतम, गामा किरण, ऐसे एकदम कितना आसान सा बताया हुआ है बच्चों। पीछे आप देखिए 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इलेक्टिव वाला बताए थे ओ, और 1 से लेकर 15 तक चैप्टर देखिए, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव ये सब बतलाया हुआ है। तो निम्नलिखित में से किस वैद्युत चुंबकीय विकिरण का तरंग दैर्घ्य न्यूनतम, गामा किरणें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज मिनिमम वेवलेंथ, गामा रेज। जल्दी, नेक्स्ट, निकेल है, जल्दी बताए हैं, जल्दी में बतलाए हैं, लौह चुंबकीय निकेल कौन सा, तो लौह चुंबकीय। चुंबकत्व और द्रव्य, चुंबकत्व और द्रव्य में 3 चीज बतलाए थे हम आपको, लौह चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, है ना। उसमें निकेल, लोहा, कोबाल्ट, निकेल, ये सब जो होता है वो क्या होता है, लौह चुंबकीय होता है, फेरोमैग्नेटिक होता है। वाह, चुंबकीय अम्योतर एवं डिफिनेशन है, परिभाषा है, चुंबकीय अम्योतर तथा भौगोलिक अम्योतर के बीच का कोण होता है दिक्पात का कोण। द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिक मेरिडियन इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन और डिक्लाइनेशन, ओके। दिक्पात या दिक्पात का कोण, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन और डिक्लाइनेशन, ओके। चलिए, क्लियर है ना, वाह। अब देखिए बच्चों,
एक उभयोतल लेंस में प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। लेंस की फोकस दूरी, वाह, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच सरफेस ऑफ बाइकॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस इज 1.5, द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज, वाह। देखिए बच्चों, आपको बतलाए थे लेंस मेकर फॉर्मूला, यस सर। तो 1/f इक्वल टू μ2/μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, वाह। तो 1/f, f निकालना है। μ2 ग्लास का 1.5 हवा में रखा हुआ है, 1 कुछ न कहे तो हवा में रखा हुआ है, और 1/r1, देखिए बच्चों ये सरफेस है, द्वि उभयोतल है, उभयोतल यानी दो ठो उत्तल है ना, बाई कॉन्वेक्स है, तो इसका रेडियस आगे होगा और इसका रेडियस पीछे होगा। R1 आगे R2 पीछे, तो आगे मने प्लस और माइनस, R2 मतलब माइनस, कितना है 10 की 20 है, 20 है बच्चों। तो प्लस 20, R1 आगे है और R2 पीछे है। इस सतह का त्रिज्या आगे है और इस सतह का त्रिज्या पीछे है, -1/20, वाह। तो देखिए 1/f इक्वल टू 1.5/1, 1.5 माइनस 1 0.5 और इंटू 1/20 माइनस माइनस प्लस 1/20, तो 1/20 प्लस 1/20 2/20, वाह। ये पॉइंट हटा, 10 नीचे, 5 दूना 10, 2 से 2 कट गया, ऊपर गया। f इक्वल टू ऊपर, f ऊपर तो 20 भी ऊपर, 20 सेंटीमीटर, वाह। सोल्व हो गया बच्चों, देखिए सामने एकदम आसान कैलकुलेशन, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही तरंग दैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन की कौन सी भौतिक राशि समान होगी। अब देखिए बच्चों यहाँ पे है क्या, एक ही तरंग दैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन, देखिए तो लैम्डा इक्वल टू होता है h/p, ओके। तो p इक्वल टू हो जाएगा क्या, h/लैम्डा हो जाएगा। अब एक ही तरंग दैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन, देखिए जरा सा, लैम्डा सेम है और h कांस्टेंट होता है, तो देखिए ये संवेग है, मोमेंटम, हो गया, हो गया क्लियर। देखिए बच्चों यहाँ पर लैम्डा इक्वल टू होता है h/p, एक ही तरंग दैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन, प्रोटॉन नहीं फोटोन की कौन सी भौतिक राशि समान है। देखिए लैम्डा इक्वल टू h/p, तो p इक्वल टू h/लैम्डा, तो लैम्डा इधर p आया तो इधर लैम्डा आया, लैम्डा सेम है, h कांस्टेंट होता है तो p सेम होगा, वाह क्या बात है। फॉर द सेम वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन व्हिच फिजिकल क्वांटिटी विल बी सेम, तो देखिए p मोमेंटम। नाभिकीय रिएक्टर में मंदा का कार्य, देखिए बच्चों न्यूट्रॉनों की गति को कम करना। दो तरह का होता है रिएक्शन, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन एंड अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन। एक होता है कंट्रोल्ड यानी नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, और एक होता है अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। तो अगर न्यूट्रॉन का गति तेज, न्यूट्रॉन भागता रहे तेजी से, तो रिएक्शन जो हो जाएगा अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। हाँ, और वहाँ कैडमियम का छड़ भी लगाया जाता है, कैडमियम रॉड भी लगाया जाता है। एक्सेस न्यूट्रॉन, जो ज्यादा न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, खींच लेता है। तो बोलिए बच्चों नाभिकीय रिएक्टर में मंदा का कार्य क्या कार्य है, तो न्यूट्रॉनों की गति मंद करना। The function of moderator in nuclear reactor is to slow the speed of neutrons. Yes, yes. p प्रकार के अर्धचालक के लिए अशुद्ध तत्व के रूप में प्रयोग, अरे वाह, जब शुद्ध में याद कीजिए कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टैनम, प्लम्बम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, और नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। तो देखिए जब शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि के रूप में त्रिसंयोजी मिलाया जाता था तो पी टाइप बनता था, यानी बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। और अगर शुद्ध में, प्योर में, इम्प्योरिटी के फॉर्म में ट्राइवैलेंट तो पी टाइप, और पेंटावैलेंट तो एन टाइप। यानी कि जब शुद्ध में अशुद्धि के रूप में पंच संयोजी मिलाया जाता था तो एन टाइप, और त्रिसंयोजी तो पी टाइप। यस, तो पी प्रकार के अर्धचालक में बताए हैं बच्चों, अर्धचालक में बहुत अच्छे से बताए हैं। पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए अशुद्ध तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। देखिए तो बिस्मथ, फास्फोरस, आर्सेनिक, तो ये हो गया एन टाइप बनाएगा, और पी टाइप बनाएगा ये वाला बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, तो बोरॉन इज द राइट आंसर। तो पी टाइप कौन बनाएगा, शुद्ध में अशुद्धि के रूप में त्रिसंयोजी तो पी टाइप, प्योर में इंप्योरिटी के फॉर्म में ट्राइवैलेंट तो पी टाइप। तो द इंप्योरिटी एलिमेंट यूज्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर इज
क्या हो जाएगा बच्चों? द इम्प्योरिटी एलिमेंट यूज्ड फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर इज, द इम्प्योरिटी एलिमेंट यूज्ड फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर इज, तो बोरॉन। यस। डायोड का उपयोग किया जाता है, बताए हैं, अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी। डायोड इज यूज्ड एज रेक्टिफायर, रेक्टिफायर, क्लियर। डायोड का उपयोग किया जाता है दिष्टकारी की तरह रेक्टिफायर के फॉर्म में। यस। चलिए, एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है तो इसकी फोकस दूरी देखिए बच्चों, इसमें से फोकस दूरी में कोई चेंज नहीं होता है, समान रहता है। देखिए ध्यान से, जब लेंस रहता है तो लेंस को उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, फोकस दूरी कम अपवर्तनांक या ज्यादा अपवर्तनांक में डुबा दिया जाए तो फोकस दूरी हमेशा बढ़ती है। कम अपवर्तनांक में या ज्यादा अपवर्तनांक में डुबा दिया जाए तो फोकस दूरी हमेशा बढ़ती है। कम अपवर्तनांक में डुबाया जाएगा तो नेचर में चेंजिंग नहीं होगा, उससे ज्यादा में डुबा दिया जाएगा तो नेचर में चेंजिंग होगा, लेकिन फोकस दूरी हमेशा बढ़ता है। लेकिन दर्पण में फोकस दूरी में कोई चेंजिंग नहीं होता है। ये गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है तो इसकी फोकस दूरी समान रहेगी। और स्फेरिकल मिरर इज इमर्ज्ड इन वाटर, इट्स फोकल लेंथ विल बी रिमेन सेम। लेंस में परिवर्तन होता है, बढ़ता है, लेकिन दर्पण में वही रहता है। वाह। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में परावर्तन गुणांक, अरे यार, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण रूप से परावर्तन हो गया। हाँ, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो उसी माध्यम में पूर्ण रूप से आंतरिक परावर्तित हो जाती है, यही तो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब डेंसर टू रेडर लाइट रे आती है तो उसी मीडियम में कंप्लीटली टोटली रिफ्लेक्ट हो जाती है इंटरनली, वही तो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो बताइए बच्चों, कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो गया तो 100% होगा उसका परावर्तन गुणांक, यानी कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल बी 1। पूरा का पूरा परावर्तन 100%, 1। हाँ, खगोलीय दूरदर्शी में जो हम पढ़ाए हैं बच्चों, हाँ डेरिवेशन में दिखाए हैं, देखिएगा। खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब आभासी और, ध्यान दीजिएगा, आभासी और उल्टा होता था, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। लेकिन ये क्या कर रहा है, पार्थिव दूरदर्शी द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब, तो ये होता है बच्चों काल्पनिक भी और सीधा भी। लेकिन अगर खगोलीय रहता तो काल्पनिक और उल्टा होता, खगोलीय रहता तो काल्पनिक और उल्टा, लेकिन पार्थिव है तो काल्पनिक एवं सीधा। फाइनल इमेज फाउंड बाई टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप इज, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप रहता था तो वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप रहता था तो वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, लेकिन टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। यस, जल्दी बच्चों, जल्दी कीजिए। ओके, चलिए, किसी एलसीआर परिपथ में अनुनाद की स्थिति में आरोपित वोल्टेज और धारा के बीच कालांतर, देखिए बच्चों, एलसीआर में अनुनाद की स्थिति में एक्सएल बराबर एक्सी होता है, तो देखिए जेड बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, तो जेड इक्वल टू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल एक्सी बराबर तो जीरो, अरे बराबर है तो एक्सएल माइनस एक्सी इक्वल टू जीरो ना होगा, तो जीरो का स्क्वायर जीरो, तो जेड इक्वल टू आर। अरे वाह। अनुनाद की स्थिति में इन केस ऑफ रेजोनेंस, for resonance condition in any LCR circuit the phase difference between applied voltage and current, देखिए तो बच्चों, अगर दोनों बराबर हो गया रेजोनेंस के कंडीशन में, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, तो रेजोनेंस के कंडीशन में अनुनाद की स्थिति में दोनों बराबर होता है तो ये इधर आएगा एक्सएल प्रेरणिक प्रतिघात, एक्सी धारितीय प्रतिघात, इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो डिफरेंस जीरो, अंतर जीरो, तो जीरो का स्क्वायर जीरो, तो ये लग रहा है कि यार ये तो प्रतिरोध है, और प्रतिरोधक में धारा और विभवांतर विद्युतवाहक बल के बीच कलांतर जीरो होता है। अब बोलिए, अगर अगर दोनों बराबर है तो बताइए, अगर दोनों बराबर है तो रेजोनेंस के कंडीशन में जेड आर के बराबर, जेड आर के बराबर, यानी प्योरली रेजिस्टिव सर्किट जैसा बिहेव कर रहा है, यानी सिर्फ प्रतिरोधक है प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ जुड़ा, ऐसा भी व्यवहार कर रहा है, तो बताइए धारा और विद्युतवाहक बल के बीच कलांतर कितना होगा, जीरो। आरोपित वोल्टेज तथा धारा के बीच कलांतर शून्य, जीरो। क्या बात है। एट रेजोनेंस कंडीशन इन एनी एलसीआर सर्किट द फेज डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट, याद कीजिए बच्चों, जैसी दोनों बराबर होगा रेजिस्टेंस के जैसा और रेजिस्टेंस के जैसा होगा तो दोनों के बीच कलांतर जो होगा वी और आई के बीच वो 0 डिग्री होगा। वाह। चलिए, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर
का द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली में धारा की तुलना में होता है। इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर द वैल्यू ऑफ करंट इन सेकेंडरी कॉइल कंपेयर टू प्राइम। सिंपल, देखिए बच्चों, सेकेंडरी स्टेप अप रहता है तो VS बड़ा होता है VP से, V सेकेंडरी बड़ा होता है V प्राइमरी से, NS बड़ा होता है NP से, लेकिन IP बड़ा होता है IS से। अब देखिए सेकेंडरी छोटा है प्राइमरी से करंट, द्वितीय कुंडली में धारा का मान, तो देखिए तो IS इज लेस देन IP। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, स्टेप अप प्राइमरी सेकेंडरी, अप मतलब प्राइमरी में वोल्टेज से ज्यादा होगा सेकेंडरी में वोल्टेज, तो सेकेंडरी का वोल्टेज प्राइमरी से ज्यादा, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी से ज्यादा, क्योंकि E इक्वल टू होता है -N d∅dt, तो नंबर ऑफ टर्न्स प्रोपोर्शनल होता है V के, लेकिन ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये समानुपाती होता है दोनों। ओके, तो बोलिए VS बड़ा VP से, NS बड़ा NP से, लेकिन IP बड़ा IS से, यानी IS छोटा IP से। बोलिए द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली में धारा के तुलना में होता है, तो क्या द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली में धारा के तुलना में होता है, तो द्वितीयक में कम होता है। इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर द वैल्यू ऑफ करंट इन सेकेंडरी कॉइल कंपेयर टू प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी में लेस है प्राइमरी से लेस। वाह, क्लियर। एक्स किरणें हैं, वाह, मेनली विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, एक्स किरणें हैं तो विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, है ना। फोटॉन्स के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होते हैं बच्चों, फोटॉन्स के फॉर्म में एनर्जी निकलते हैं। क्लियर, चलिए यहां तक क्लियर है बच्चों, वाह। यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम में प्रकाश का वेग, अरे वाह, द क्रिटिकल एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ अ रे और लाइट फ्रॉम एनी मीडियम टू वैक्यूम इज 30 डिग्री, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम विल बी। आपको पढ़ाए हैं हम, आपको पढ़ाए हैं कि म्यू इक्वल टू साइन IC इक्वल टू होता है 1/μ। हम प्रूफ करके दिखाए थे बच्चों, यहां पर जब लाइट रे जा रही थी डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में, सघन से विरल में, तो बताए थे कि 90 डिग्री होता था कोण, तो ये होता था क्रांतिक कोण। तो μ1 यानी म्यू साइन IC, और μ2 यानी हवा का 1 और साइन 91, तो साइन IC इक्वल टू आता था 1/μ। सामने है, वाह वाह। अब बोलिए बच्चों, म्यू का वैल्यू साइन IC, तो म्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/sin IC, और 30 डिग्री है क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री है, देखिए क्रांतिक कोण 30 डिग्री, अरे वाह। तो बोलिए बच्चों 1/sin 30, sin 30 म्यू, तो म्यू इक्वल टू 1/sin 30 1/2, तो अपूर्णांक आ गया 2। अरे बोलिए अपूर्णांक आ गया 2, क्या बात है। अब देखिए तो बच्चों जरा सा कि अगर अपूर्णांक 2 आ गया, इसका मतलब क्या है, यहां पे क्या हम लोग समझ रहे हैं, अपूर्णांक 2 है, मतलब μ1 sin I, μ1 इंटू C1 इक्वल टू μ2 इंटू C2। क्या बात है। तो बोलिए निर्वात में प्रकाश की चाल, तो निर्वात में अपूर्णांक निर्वात का 1, तो निर्वात में प्रकाश की चाल इतना, निर्वात में प्रकाश की चाल इतना, और माध्यम का अपूर्णांक तो 2, ये माध्यम का अपूर्णांक है, क्रांतिक कोण के लिए अपूर्णांक माध्यम का था बच्चों, और C2, तो बोलिए 3/2 गुना 10 का पावर 8 बराबर C2, तो C2 बराबर क्या आ गया देखिए तो 1.5 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड। ध्यान से एक बार फिर से समझिए बच्चों, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जो म्यू आता है वो अपूर्णांक आता है माध्यम का, सघन माध्यम का, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है, तो म्यू इक्वल टू 1/sin IC, साइन IC साइन 30 यानी 1/2, 2 ऊपर चला गया, μ2 आया। अब बताइए हवा के निर्वात के लिए, निर्वात के लिए, माध्यम के लिए, माध्यम के लिए, अरे वाह 2 नीचे आया, यानी 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8। यानी कहने का मतलब बच्चों कि माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी निर्वात से, सही बात है। अब देखिए तो जरा सा, है कोई, कोई है, अरे यार ऑप्शन में तो थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पावर 5 नहीं पावर 8 होगा, पावर 8 होगा बच्चों, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8। ओके, चलिए, और ऐसे भी सोचने वाली बात है, माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी, मीडियम में लाइट ऑफ स्पीड जो होगा वो लेस होगा, इसमें सब में ज्यादा दिया हुआ है, उतना या उतना से ज्यादा या नहीं होगा। अरे वाह शॉर्ट में, चलिए क्लियर, चलिए लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत बढ़िया।
50। 6 माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध हैं, उनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता। अरे वाह, सिंपल सिंपल सिंपल। देखिए इंग्लिश भी पढ़ देते हैं। 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंसेस 6 माइक्रोफैराड आर अवेलेबल, द मिनिमम एंड मैक्सिमम कैपेसिटेंसेस ऑब्टेन्ड आर। देखिए जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं तीनों को श्रेणी क्रम में, तो फॉर्मूला होता है 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। सब 6 दिया हुआ है तो 6 LCM 1 + 1 + 1 3 2, तो CS आ गया 2। और CP अगर हम इसको समांतर क्रम में जोड़ दे बच्चों, अगर पैरेलली कनेक्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, 6 है सब, तो CP इक्वल टू C1 + C2 + C3, तो 6 + 6 + 6 18 माइक्रोफैराड। वाह, ध्यान दीजिएगा बच्चों, कम ऑन। अगर हम बात करें श्रेणी क्रम का, रेजिस्टेंस में श्रेणी क्रम का सीरीज का फॉर्मूला ऐसा होता है और पैरेलल का ऐसा, लेकिन संधारित्र में उल्टा होता है। 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 और सारा कितना है, 6 है, सारे 6 हैं। अरे वाह, तो बोलिए 1/6 1/6 1/6 3/6, तो 2 आ गया ऊपर, तो ये भी ऊपर। और CP का फॉर्मूला होता है C1 + C2 + C3 18। तो बोलिए बच्चों, सबसे कम 2 आएगा और सबसे ज्यादा 18 आएगा, सबसे कम 2 आएगा और सबसे ज्यादा 18 आएगा। तो न्यूनतम अधिकतम, मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम 2 मैक्सिमम 18। वाओ वाओ, क्लियर। वाओ, अब देखिए एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर 60 sin 100 पाई टी में धारा के वर्ग माध्य मूल मान होगा। क्या बात है, द रूट मीन स्क्वायर RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ऑफ इक्वेशन I इक्वल टू 60 sin 100 पाई टी इज सिंपल। I इक्वल टू फॉर्मूला होता है I0 sin ओमेगा टी। हाँ सर, होता है। अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I इक्वल टू I0 sin ओमेगा टी। तो बोलिए बच्चों, I इक्वल टू 60 sin ओमेगा टी, तो I0 60 हो गया, I0 हो गया 60 एम्पियर। अरे वाह। तो बोलिए बच्चों कि प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर 60 sin 100 पाई टी, I इक्वल टू 100, अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन I इक्वल टू 60 sin 100 पाई टी। अच्छा, तो बोलिए कि I इक्वल टू होता है I0 sin ओमेगा टी और I इक्वल टू 60 sin ओमेगा टी, तो I0 इक्वल टू 60 और IRMS जो होता है बच्चों, वो होता है I0 बाई रूट टू। IRMS इक्वल टू होता है I0 बाई रूट टू, तो 60 बाई रूट टू। यार आंसर ही नहीं है, तो 60 बाई रूट टू, तो 60 को लिख सकते हैं बच्चों 2 इंटू 30 बाई रूट टू, 2 को लिख सकते हैं रूट टू इंटू 30 बाई रूट टू, से रूट टू कट गया, बोलिए 30 रूट टू आना चाहिए, 30 रूट टू ऑप्शन में होना चाहिए, तब होगा बी। ओके, आंसर गलत है, 30 रूट टू होना चाहिए तब सही होगा। ओके, चलिए देखिए सिंपल, I इक्वल टू I0 sin ओमेगा टी, I इक्वल टू 60 sin ओमेगा टी, तो बोलिए I0 इक्वल टू 60 सही है, IRMS इक्वल टू होता है I0 बाई रूट टू, IRMS इक्वल टू होता है I0 बाई रूट टू। फॉर्मूला प्रूफ किए हैं पिछले लेक्चर में, देखिएगा ध्यान से। तो बोलिए बच्चों I0 बाई रूट टू, तो I0 60 बाई रूट टू, तो 60 बाई रूट टू मतलब 30 रूट टू, 30 रूट टू रहना चाहिए था आंसर, गलत है ऑप्शन। चलिए यस, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छे से बताए हैं। एलआर सर्किट का Z इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल मतलब होता था ओमेगा एल, तो ओमेगा एल का स्क्वायर आ जाएगा, ये ऑप्शन डी। अरे वाह। द इम्पीडेंस ऑफ एलआर सर्किट इज, एलआर परिपथ की प्रतिबाधा होती है, द इम्पीडेंस ऑफ एलआर सर्किट इज इम्पीडेंस Z इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, एक्सएल मतलब ओमेगा एल का स्क्वायर, तो रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर इज द राइट आंसर। वाह, जल्दी जल्दी, क्या बात है। एक वृत्तीय धारावाही लूप की त्रिज्या दुगनी तथा धारा आधी कर दी जाए तो इसका चुंबकीय गुण हो जाएगा। द रेडियस ऑफ सर्कुलर करंट, सॉरी, द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप इज मेड डबल एंड करंट में इज मेड हाफ, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ लूप विल बिकम। अरे वाह, बढ़िया क्वेश्चन। आइए बच्चों, एम इक्वल टू फॉर्मूला होता है एन आई ए, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स का जिक्र नहीं किया है, तो हम एन का वैल्यू 1 मान लेते हैं, तो एन को हटा देंगे, एन का वैल्यू 1 ले लेंगे, तो आइए कि जाइए आइए तो बोलिए बच्चों एम इक्वल टू एन आइए होता है, एम इक्वल टू आइए। अच्छा है, अब बताइए एम इक्वल टू लिख सकते हैं, अगर सर्कुलर है, वृत्ताकार है, तो त्रिज्या आर है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। हाँ सर होगा, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो बोलिए बच्चों आई इंटू एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर। अब क्या कह रहा है एम डैश,
क्वेश्चन कह रहा है, सो देखिए, कह रहा है कि त्रिज्या दुगनी और धारा आधी, रेडियस डबल और करंट हाफ। तो करंट हाफ और रेडियस डबल, आई रेडियस डबल तो 2 का स्क्वायर। तो बोलिए बच्चों, 2 का स्क्वायर 4/2, तो 2, बोलिए 2 का स्क्वायर 4/2 और आई आर स्क्वायर। तो बोलिए कितना टाइम्स हो गया, एम डैश इक्वल टू, तो 2 टाइम्स ऑफ पूरा एम, डबल हो गया। फिर से ध्यान से बच्चों, ध्यान से देखिए फिर से, m इक्वल टू एन आई ए होता है, लेकिन हमने नंबर ऑफ टर्न्स 1 लिया, नंबर ऑफ टर्न्स का कोई जिक्र नहीं कर रहा है, तो हमने लिया m इक्वल टू आई ए। m इक्वल टू आई इंटू एरिया, मतलब पाई आर स्क्वायर, सर्कुलर लूप है, वृत्ताकार लूप है, पाई आर स्क्वायर सही है। आई हाफ हो गया, क्वेश्चन में आई हाफ हो रहा है। हाँ, त्रिज्या दुगुनित और धारा आधी, करेंट हाफ एंड रेडियस डबल, तो रेडियस को हमने डबल कर दिया तो 2r का स्क्वायर यानी 4r स्क्वायर, और करंट हाफ कर दिया तो 1/2। अरे वाह, तो 4/2, 2 दूना 4, तो 2 और इसका वैल्यू हम m रख दिए यानी डबल हो गया। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बिकम्स डबल, या मैग्नेटिक मोमेंट्स बिकम्स डबल, दुगुना, डबल। वाओ, जल्दी। अब देखिए बच्चों, हाँ, एक चौक कुंडली का 100 प्रेरक तो 5 हेनरी, इससे बहती धारा 2 एम्पियर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, बढ़ रही है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चौक कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा E इक्वल टू होता है माइनस एल डी आई बाई डी टी, तो माइनस एल है 5, और देखिए बच्चों डी आई बाई डी टी बढ़ रही है, तो जब बढ़ रही है तो ये 2, देखिए एम्पियर पर सेकंड, 2 एम्पियर पर सेकंड, वाह, तो 2 बढ़ रही है तो प्लस, तो -10 वोल्ट, -10 वोल्ट, -10 वोल्ट। अगर यही रहता घट रही है तो ये -2 होता, तो माइनस माइनस +10 होता, ये ऑप्शन। अरे वाह, क्या बात है, ध्यान से बच्चों। E इक्वल टू होता है माइनस एल डी आई बाई डी टी, तो -5 डी आई बाई डी टी इक्वल टू +2, तो बोलिए बढ़ रही है, बढ़ रही है, तो ये बढ़ रही है तो +2, तो -5 इंटू 2 -10। अगर घट रही होती तो -2 इंटू माइनस 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 प्लस हो जाता, तो बढ़ रही है मतलब +2, और एम्पियर पर सेकंड, करंट का एम्पियर, टाइम का सेकंड। अरे वाह, तो बोलिए बच्चों एम्पियर पर सेकंड प्लस है, बढ़ रही है तो प्लस इंटू माइनस माइनस -10 वोल्ट। वाह, जल्दी। पृथ्वी का चुंबकीय घूर्ण, ये ऑफलाइन क्लास में ये सोल्व करवाया हुआ है, क्वेश्चन करवाए हुए हैं जो बच्चे ऑफलाइन क्लास में पढ़े हुए हैं, लेकिन डायरेक्ट याद रखिएगा इसको। पृथ्वी का चुंबकीय घूर्ण होता है 8.22 अप्रॉक्स होता है, 8.22 इंटू 10⁻22 अप्रॉक्स 8 जूल पर सेकंड, या जूल पर टेस्ला, या एम्पियर मीटर स्क्वायर, जूल पर टेस्ला या एम्पियर मीटर स्क्वायर। देखिए चुंबकीय घूर्ण का ऐसे मात्रक, देखिए m इक्वल टू आई इंटू ए, तो करंट का एम्पियर और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो इसका एम्पियर मीटर स्क्वायर भी होता है। और जूल पर टेस्ला कहां से आता है, तो टाउ इक्वल टू होता है m क्रॉस बी, टाउ, टाउ, हाँ ये हो गया बल आघूर्ण, टॉर्क। तो बल आघूर्ण यानी बल गुने लंबवत दूरी, बल का न्यूटन, लंबवत दूरी का मीटर, न्यूटन मीटर यानी बल गुना विस्थापन, जूल। तो बोलिए बच्चों जूल, तो जूल, और बोलिए टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला, तो एम, तो बोलिए एम का जो एसाइंट आ गया जूल पर टेस्ला आ गया, यस, या एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, यस। तो बोलिए बच्चों याद रखिएगा वैल्यू, पृथ्वी का चुंबकीय घूर्ण इतना होता है, मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द अर्थ इज 8 इंटू 10⁻22 जूल पर टेस्ला या एम्पियर मीटर स्क्वायर, यस। विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय तरंग एवं चुंबकीय तरंग के बीच का अंतर, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है बच्चों। देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत गति करते हैं, और तरंग का गमन उनके लंबवत होता है। देखिए ये दोनों लंबवत है और तरंग भी जा रहा है उनके लंबवत, परपेंडिकुलर, यानी दोनों परपेंडिकुलर होते हैं और तरंग भी जाता है उनके परपेंडिकुलर, तीनों का दिशा एक दूसरे के लंबवत, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। इनका है कलांतर, तो बताइए जब ये मैक्सिमम पे रहा होगा तो ये भी मैक्सिमम पे, जब ये मिनिमम पे तो मिनिमम पे। बताइए 90 - 90 0, 0 - 0 0, जितना भी रहेगा सेम पे रहेगा तो डिफरेंस 0 होगा, सेम पे रहेगा तो डिफरेंस 0 होगा। विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय तरंग तथा चुंबकीय तरंग के बीच कालांतर होता है 0। द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक वेव एंड मैग्नेटिक वेव इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज 0, 0। ओके, चलिए नेक्स्ट 25 का द्विआधारी समतुल्य बताए बच्चों, बाइनरी 25 का, देखिए 25 ऐसे लिखते थे, ट्रिक बताए थे, 1 दूना 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 16 दूना 32, 32 ज्यादा हो गया,
32 ज्यादा हो गया, खत्म। 1 दूना 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 ज्यादा हो गया 25 से। अब 25 कैसे आएगा? तो 16 4 20, 16 8 24 1 25। हाँ देखिए तो, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, और ये 2 का पावर 4, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4। देखिए तो 16 है, 8 है और 1 है मतलब 1, 8 है मतलब 1, है मतलब 1, और नहीं है मतलब 0, नहीं है मतलब 0। ये हो गया 25 का द्विआधारी। ये बतलाए हैं बच्चों, जब आपके देखिएगा, जब हम आपको बतलाए हैं 14 नंबर चैप्टर में बाइनरी और डेसिमल का कॉन्सेप्ट, द्विआधारी और दशमिक संख्याओं का कॉन्सेप्ट, तो पूरा डिटेल बतलाए हैं। तो देखिए बच्चों, 24 16 हो 8 24 1 25। तो ये है मतलब 1, है मतलब 1, नहीं है मतलब 0, नहीं है मतलब 0, है मतलब 1। क्यों? क्योंकि ये है, 16 है, 8 है, 1 है, बेस 2। तो बोलिए क्या? 1 1 0 0 1। वाह, 1 1 0 0 1, 1 1 0 0 1, सी ऑप्शन। द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 25 इज 1 1 0 0 1। वाओ, 1 1 0 0 1 पढ़ा जाता है बच्चों, 11001 नहीं पढ़ा जाता इसको। विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई व्यक्तिकरण फ्रिंजों अलग अलग। व्यक्तिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई जो होती है वो सभी सेम होती है आपस में, चाहे वो डार्क हो, चाहे ब्राइट हो, चाहे प्रदीप्त हो, चाहे अप्रदीप्त हो। और इसमें सेंट्रल ब्राइट का जो होता है फ्रिंज विड्थ, वो इंटेंसिटी उसका बहुत ज्यादा, तो अलग अलग होता है, सेम नहीं। व्यक्तिकरण और विवर्तन का अलग अलग, अनइक्वल। विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई व्यक्तिकरण फ्रिंजों के समान नहीं होती है। द विड्थ ऑफ डिफ्रैक्शन फ्रिंज इज अनइक्वल टू द विड्थ ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंज। यस, नेक्स्ट। प्रकाश वर्ष का मान बराबर होता है। देखिएगा बच्चों, जहां पे प्रकाश वर्ष का बात बतलाए हैं, जिस इलेक्टिव में 70 क्वेश्चन में, वहां पे डिराइव करके दिखाए थे। प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय इन वैक्यूम, निर्वात में। डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इन फ्री स्पेस और वैक्यूम इज कॉल्ड लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। तो देखिए बच्चों, लाइट ईयर इज इक्वल टू प्रकाश वर्ष, प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में निर्वात में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। और सोल्व करके आता था इतना, इलेक्टिव क्वेश्चन में देखिएगा, ये सोल्व करके दिखाए हैं। पावर 15 आता है और 12 मीटर में आता है, किलोमीटर में 12 पावर किलोमीटर में आता है। क्यों? 1000 किलोमीटर, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। तो किलोमीटर में पावर 12, मीटर में पावर 15। चलिए जल्दी, या चलिए, जब किसी एमीटर को संट किया जाता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए बच्चों, ये हम बताए थे, संट वाला कॉन्सेप्ट इस समय बताए थे, उसमें बताए हैं कि गैल्वेनोमीटर के साथ अगर हमने जोड़ दिया संट को, तो संट का प्रतिरोध बहुत कम होता है। तो देखिए क्या होगा, इसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है। एक एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए इसका 100 और इसका मान लीजिए कि 10, मान लीजिए, ऐसे बहुत कम होता है, और भी मान लीजिए, चलिए ना एक ही मानिए बच्चों, और इसका 100 ओम है मान लीजिए। तो बोलिए पैरेलल में है, तो 1/Rp इक्वल टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/Rp इक्वल टू 1/100 प्लस 1/1। तो 100 एलसीएम, तो 1 प्लस 100। देखिए 100 से 100 कटा, 1, 1 से 100 बार में 100 एकम 100, तो 101 बटा 100। तो बोलिए क्या आ जाएगा? आरपी इक्वल टू 100 बटा 101। तो 100 बटा 101, बोलिए 100 पहले से क्या था? पहले से ही नहीं था तो 100 था। अब देखिए भाग देंगे तो 100 से कम आएगा। 100 में अगर इससे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 100, 100, 100, पहले से 100 था, अब प्रतिरोध बहुत कम हो गया। देखिए बच्चों, देखिए तो ध्यान से, 1/100 प्लस 1/1, 1/100। रेजिस्टेंस जब पैरेलल में कनेक्टेड होता है तो क्या होता है? 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, तो 1/100 प्लस 1/1। तो बोलिए 100 एलसीएम, 100 एलसीएम, तो 1/100 प्लस 1/1, तो 100 एलसीएम, तो 1 प्लस 100, 101 बटा 100, 101 बटा 100, 100 बटा 101 पलट जाएगा बच्चों, तो पलट गया तो 100 बटा 101। अब सोचिए रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो गया। मान लीजिए पहले से ये वाला 100 है और नीचे वाला 10 है, मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा? अब 1 बटा 100 प्लस 1 बटा 10, तो 100 एलसीएम, 100, 1, 10। तो बोलिए 100 बटा, पलट जाएगा तो 11। अब बोलिए बच्चों 100 से कम हो गया, यानी जब हम संट करते हैं तो प्रतिरोध घटता है। पहले से 100 था,
लेकिन अब रेजिस्टेंस बदल गया, पहले से 100 था, अब रेजिस्टेंस बदल गया। यानी शंट करने से, आप ही बताइए ना, समांतर क्रम में जोड़ने से, सिंपल हम एक एग्जांपल और लेते हैं। पहले से मान लीजिए कि 6 ओम था और एक था 3 ओम, अब 6 ओम और 3 ओम को पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए, रेजिस्टेंस घट जाएगा। 1/RP इक्वल टू, या RP इक्वल टू डायरेक्ट फॉर्मूला R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, तो 18/9 × 18। वाह, पहले से था एक 6 एक 3, और जब समांतर क्रम में जोड़ दिए तो 2 हो गया, यानी घटता है। शंट मतलब समांतर क्रम में कम प्रतिरोध के प्रतिरोधक को जोड़ना, शंट मतलब समांतर क्रम में कम प्रतिरोध के प्रतिरोधक को जोड़ना। तो बताइए बच्चों, संठित करेंगे तो क्या मतलब? मतलब ये कि प्रतिरोध घटता है। अरे वाह, घटता है। जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध घटता है। इफ एनी एमीटर इज शंटेड देन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट डिक्रीजेस। वाओ, डिक्रीजेस, यस डिक्रीजेस। 2-3 तरह से समझा दिए बच्चों। किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक बताए हैं। अर्धचालक का तापमान गुणांक ऋणात्मक होता है। द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ सेमीकंडक्टर इज नेगेटिव, कंडक्टर का पॉजिटिव और एलवाई का 0। सेमीकंडक्टर का नेगेटिव, कंडक्टर का पॉजिटिव और एलवाई का 0 होता है। चलिए, बताए थे। हाँ, साइक्लोट्रॉन में आवेशित कण का आवर्तकाल टी महत्तम चाल भी होता है। समय बराबर दूरी बटा चाल। देखिए बच्चों, है ना, ये गलत है, ये कोई भी ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। लोग समझता है कि समय बराबर जो होता है वो दूरी बटा चाल होता है, तो दूरी बटा चाल कर दिए तो समय बराबर दूरी डी और चाल भी, तो भी के व्युत्क्रमानुपाती। नहीं, ये नहीं होगा। होगा कौन, सो देखिए, सच में कौन होगा सो देखिए। यस, देखिए बच्चों, यदि साइक्लोट्रॉन में आवेशित कण का आवर्तकाल टी महत्तम चाल भी हो तो समय बराबर दूरी बटा चाल ऐसे करके नहीं यार, देखो बच्चों ध्यान से, क्या कहानी है। सच्चाई ये है कि इसमें कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। सच्चाई ये है कि इसमें कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। देखिए सच्चाई क्या है इसका। आइए, साइक्लोट्रॉन का कॉन्सेप्ट तो हम पूरा बताते, लेकिन अभी मेन बात वहां पे कॉन्सेप्ट जो अप्लाई होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू होता है मैग्नेटिक फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है। देखिए बच्चों, सेंट्रीपिटल mv²/r इक्वल टू होता है fm क्यू भी बी साइन थीटा, और v और b के बीच का एंगल 90 होता है, तो साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाता है। देखिए, अब देखिए, एक भी से एक भी कट गया। अब बताइए, एम भी इक्वल टू होता है ओमेगा आर बाई आर इक्वल टू क्यू बी साइन 90 1, आर से आर कट गया, ओमेगा इक्वल टू आ गया क्यू बी बाई एम, क्यू बी बाई एम। अब बोलिए बच्चों, ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई/टी इक्वल टू क्यू बी बाई एम, इधर गुना मल्टीप्लाई होगा, तो क्यू बी टी इक्वल टू होगा 2 पाई/एम, तो टी इक्वल टू होगा 2 पाई/एम बाई क्यू बी। देखिए तो, आवर्त काल वेग पर निर्भर नहीं करता है, और आवृत्ति इसका उल्टा हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इसका जस्ट उल्टा। कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन, कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन, टी इक्वल टू 2 पाई/एम बाई क्यू बी, क्या वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है? नहीं। यानी कि बस ये फॉर्मूला डेरिवेशन होता है बच्चों, लेकिन अभी ला कैसे दिखा दिए कि टी इक्वल टू 2 पाई/एम बाई क्यू बी भी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो बोलिए, क्या कोई है ऑप्शन सही? नहीं। तो लोग सोचता है कि यहां से हो गया, नहीं, बेकार, फालतू का बात। सच्चाई ये है, ये है। तो बोलिए बच्चों, कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट। वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी विद्युत स्थैतिक शक्ति है जिसमें उत्पन्न होता है बहुत हाई वोल्टेज। बाबू, वैन डी ग्राफ जनरेटर इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक मशीन विच प्रोड्यूस हाई वोल्टेज। देखिए, हाई करंट एंड हाई वोल्टेज नहीं, अगर रहता है ऑप्शन में कि हाई वोल्टेज एंड लो करंट तो सही था, लेकिन सिर्फ हाई वोल्टेज ऑप्शन दिया है तो नो टेंशन। हाई वोल्टेज केवल उच्च वोल्टेज, उच्च वोल्टेज, उच्च वोल्टेज निम्न धारा कहता तो अच्छा है, हाई वोल्टेज लो करंट कहता तो अच्छा है, लेकिन हाई वोल्टेज साफ साफ ऑप्शन में दिया है, तो वैन डी ग्राफ जनरेटर हाई वोल्टेज जनरेट करता है बच्चों। और इलेक्ट्रॉन जो चार्जेस होते हैं उनको बहुत हाई वेलोसिटी से एक्सलेट करके और टारगेट तक उसको पहुंचा दिया जाता है। ओके, चलिए, बहुत हाई वोल्टेज बच्चों, बहुत हाई वोल्टेज।
हाँ, एक रेडियो समस्थानिक बिस्मथ 210 की अर्ध आयु 5 दिन है, तो 20 दिनों के बाद लिए गए नाभिकों की अविघटित अंश होगा। द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप बिस्मथ 210 इज 5 days। द फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियाई अनडिकेड एट द एंड ऑफ 20 days विल बी। आपको फॉर्मूला याद है? टी टाइम पे इतना बचता था, n इक्वल टू एनओ टी टू दी पावर माइनस लैम्डा टी। हाँ सर, और यहां से प्रूफ करके लाए हैं, जाके देखिएगा बच्चों, न्यूक्लियस वाले कॉन्सेप्ट में जाके देखिए, पूरा डिराइव किए फॉर्मूला। और एक फॉर्मूला बताए थे आपको, n इक्वल टू एन नॉट बाई टू दी पावर n, जहां पे टाइम आया था n टाइम्स ऑफ टी हाफ। देखिए, अगर यहाँ 1 था तो पावर 1 तो हाफ, 2 था तो 2t हाफ, मतलब n नॉट बाई 4 आया था, 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए तो ये टाइम जो है, ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्टिंग, ये फॉर्मूला प्रूफ करके दिखाए हैं, जाके देखिए वहां पे डेरिवेशन में प्रूफ किया हुआ है कि अगर n इक्वल टू एन नोट बाई एन टू दी पावर, देखिए बच्चों, यहाँ 1 होगा तो t हाफ था, तो यहाँ पे एन नोट बाई 2 आया, 1 पावर 1 तो एन नोट बाई 2। अगर 2 है t हाफ तो यहाँ पे पावर 2 तो एन नोट बाई 4 आया था। यस, तो बताइए बच्चों क्या है यहाँ पे क्वेश्चन में, सो देखिए क्या दिया है, सो देखिए यहाँ पे बनाते हैं। टाइम दिया है 20 दिन और n और टी हाफ दिया है 5 days, पंचों का 20, n का मान 4 आ गया, और n का मान जैसे ही 4 रखेंगे तो n नॉट बाई 2 का पावर 4 यानी 16, तो n नॉट बटा 16, तो n नॉट का 1/16 अनडिकेड बचा हुआ है। ये तो है अनडीके, मतलब डीके नहीं हुआ है, टी समय पे इतना है, टी समय पे इतना है, यानी डीके नहीं हुआ है। तो बताइए 1/16 गुना, क्या बात है सर, सिंपल। तो बोलिए ये फॉर्मूला आप डिराइव किया हुआ देखिएगा, और ग्राफ भी वहां पे खींचे थे। तो n इक्वल टू एन नोट बाई टू दी पावर n, टी इक्वल टू n टाइम्स ऑफ टी हाफ, तो n का वैल्यू कितना आया 20 दिन, t का वैल्यू 20, n का वैल्यू नहीं पता, t हाफ का वैल्यू 5, पंचों का 20, n इक्वल टू 4। अरे वाह, तो बोलिए बच्चों कि 4 रख देंगे तो कितना 16, यानी 1/16 टाइम्स। वाह क्या बात है, जल्दी कीजिए बच्चों, हो गया। अब देखा जाए, दो आवेशों के बीच विद्युतीय बल एवं गुरुत्वीय बलों की अनुपात निम्न में से किस रूप में होता है? गलत बात, गलत क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस इन इज इन ऑर्डर ऑफ। ध्यान दीजिएगा बच्चों, दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच बल लगता है इस रेंज का, स्थिर वैद्युत बल, विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात दो इलेक्ट्रॉनों के बीच आता है लगभग इतना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच आता है लगभग इतना अनुपात। किसका किसका? विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो आता है दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए इतना लगभग, दो इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच लगभग इतना, और दो प्रोटॉन्स के बीच लगभग इतना। यहां दो आवेश कह रहा है, अगर दो इलेक्ट्रॉन कहता तो ये, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहता तो ये, प्रोटॉन प्रोटॉन कहता तो ये, और नहीं कह रहा है, दो आवेश सिर्फ कह रहा है, तो गलत क्वेश्चन, क्वेश्चन का आंसर गलत। चलिए, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस इन ऑर्डर ऑफ, तो समझ गए आप, कहें सो। चलिए वाह, ये क्वेश्चन AI ट्रिपल ई का था जो आज पूछा है, पहली बार ऐसा पूछा है बोर्ड में क्वेश्चन। ये दो आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक आवेश Q रखा जाए, बीच में मध्य बिंदु लिखना चाहिए था। Q आवेश रखा जाए तो बीच में कहीं भी हो सकता है यार, तो मध्य रहना चाहिए, मध्य क्वेश्चन में था, AI ट्रिपल ई में जो पूछा था वो मिड पॉइंट पे था। आवेशों की इस व्यवस्था में संतुलन के लिए Q का मान होगा, a charge Q placed at center on the line joining two charges Q will be in equilibrium if Q will be equal to, ये आता है आंसर बाबू। ये हर साल करवाया करते हैं क्वेश्चन ऑफलाइन क्लास में, ये करवा चुके हैं क्लास में, ऑफलाइन क्लास में, तब ये बोर्ड में आया है। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या है क्वेश्चन, आइए देखिए। कह रहा है कि पूरी निकाय संतुलन में है, मिड पॉइंट इंग्लिश वाले में मिड पॉइंट कह रहा है क्या, सेंटर ऑन द, हाँ सेंटर, मिड पॉइंट सेंटर कह रहा है इसमें। तो देखिए बच्चों, कह रहा है कि दो चार्ज है, अगर दोनों प्लस है तो बीच में -q/4 होगा, अगर माइनस दोनों रहता तो यहाँ +q/4 होता, स्मॉल q। यहाँ पे पॉइंट A B, यहाँ O मान लेते हैं, बोलिए बीच में है, तो अगर पूरा डिस्टेंस D मान लेते हैं तो ये D/2 होगा, मिड पॉइंट पे है सेंटर पे। तो बोलिए होल सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, हम ऐसे बताते हैं क्लास में बच्चों को समझाने के लिए कि होल सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ऐसे सेकंड चैप्टर का चीज है, लेकिन फर्स्ट चैप्टर से फोर्स से बनाते हैं और फिर एनर्जी से, तो फोर्स वाले मेथड से बनाते हैं तो टफ हो जाता है, इसलिए एनर्जी वाले मेथड से आप लोग को भी बतला रहे हैं बच्चों। क्लासरूम में या यहीं पे सारा बच्चा बेहोश, कोई भी बच्चा नहीं है होश में, तो सिस्टम का टोटल एनर्जी 0। अरे वाह, तो बोलिए यू टोटल इक्वल टू 0, तो यू टोटल निकाल लेते हैं पहले बच्चों।
यू टोटल देखिए तो यू टोटल तो यू एओ प्लस यू ओ बी प्लस यू ए बी। क्या बात है, देखिए तो बच्चों यू टोटल यू ए ओ प्लस यू ओ बी प्लस यू ए बी। देखिए यू ए ओ प्लस यू ओ बी प्लस यू ओ बी ए बी, यू ए ओ प्लस यू ओ बी प्लस यू ए बी। अरे वाह, यू टोटल जीरो, संतुलन में है, निकाय संतुलन में है, सिस्टम इक्विलिब्रियम है बच्चों, व्यवस्था में संतुलन के लिए। वाह, हाँ सिस्टम इक्विलिब्रियम के लिए तो यू ए ओ के क्यू वन क्यू टू बाई आर, तो के क्यू वन क्यू टू बाई आर मतलब डी बाई टू प्लस के क्यू वन क्यू टू बाई आर मतलब डी बाई टू और प्लस के क्यू वन क्यू टू, तीन सिस्टम बना बच्चों, दो दो चार्जेस का, के क्यू वन क्यू टू बाई आर डी बाई टू, के क्यू वन क्यू टू बाई आर डी बाई टू। सही है, सही है। और के क्यू वन क्यू टू बाई आर मतलब डी डी। अब देखिए बच्चों, टू ऊपर टू ऊपर तो फोर ऊपर, तो फोर के क्यू क्यू बाई डी प्लस के क्यू स्क्वायर बाई डी इक्वल टू जीरो। वाह, देखिए बच्चों ऊपर टू तो फोर के क्यू क्यू बाई डी सही है, और के क्यू स्क्वायर बाई डी इक्वल टू जीरो। वाह, जीरो। अब बोलिए ये जाएगा राइट साइड, तो फोर के क्यू क्यू बाई डी इक्वल टू माइनस के क्यू स्क्वायर बाई डी से डी कैंसिल, एक क्यू से एक क्यू कैंसिल, के से के कैंसिल, तो क्यू इक्वल टू आ गया माइनस क्यू बाई फोर। यही तो है बच्चों, देखिए तो एकदम सिंपल। और आ गया कितना आंसर, माइनस क्यू बाई फोर। अगर ये दोनों प्लस है तो माइनस क्यू बाई फोर, अगर दोनों माइनस रहता तो प्लस क्यू बाई फोर होता। चलिए जल्दी हो गया, यस। हाँ, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण P एवं विद्युत क्षेत्र तीव्रता E के बीच का कोण का मान कितना होगा कि द्विध्रुव स्थिर साम्यावस्था स्थिति में रहे। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P एंड P वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E वेक्टर व्हेन द डायपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। देखिए बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस P cos थीटा। अगर सिस्टम स्टेबल में है तो एनर्जी मिनिमम होगा। ये मिनिमम कब होगा, जब ये मैक्सिमम इंटू माइनस, तो मैक्सिमम में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनिमम। तो बताइए बच्चों, थीटा 0 डिग्री होगा, थीटा 0 डिग्री तो यू का वैल्यू मिनिमम आएगा। क्यों, क्योंकि माइनस पीई में प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे मैक्सिमम से, तो एनर्जी माइनस में आएगा। और जब एनर्जी माइनस में होता है तो सिस्टम, एनर्जी मिनिमम होता है तो सिस्टम स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। और अगर कहता ही पे कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो यहाँ 180 होता, cos 180 माइनस वन, और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस मतलब मैक्सिमम, एनर्जी मैक्सिमम तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जाके देखिए चैप्टर, सेकंड चैप्टर में पूरा इसका डेरिवेशन किए हैं, पूरा प्रूफ के साथ बताए हैं बच्चों। तो अभी शॉर्ट में देखिए, u इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा, ई मैक्सिमम होगा तो मैक्सिमम इंटू माइनस तो मिनिमम, तो ई मैक्सिमम कब होगा, तो cos जीरो का वैल्यू मैक्सिमम, तो cos जीरो मैक्सिमम इंटू माइनस तो मिनिमम, तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, और मिनिमम मतलब क्या, तो एनर्जी मिनिमम तो सिस्टम स्टेबल इक्विलिब्रियम में। वाह, तो देखिए के बीच का कोण तो जीरो जीरो। देखिए व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पी, देखिए यहाँ पे थीटा क्या है, पी और ई के बीच का एंगल है, तो वही तो है पी और ई के बीच का एंगल की सिस्टम स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो, कब, जब 0 डिग्री एंगल होगा तब। क्यों, cos जीरो मैक्सिमम तो मैक्सिमम इंटू माइनस मिनिमम, cos जीरो मैक्सिमम मैक्सिमम इंटू माइनस मिनिमम। अरे वाह, जल्दी बच्चों, क्लियर है ना। वाह, अब देखिए निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशि सदिश है, विद्युत फ्लक्स अदिश है, विद्युत विभव अदिश है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा अदिश राशि, विद्युत तीव्रता या विद्युत क्षेत्रता सदिश राशि। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्केलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर है। यार एकदम सिंपल क्वेश्चन, जल्दी। हाँ, दो तरंगों y1 इक्वल टू 4 साइन ओमेगा टी एवं y2 इक्वल टू 3 cos ओमेगा टी से उत्पन्न व्यक्तिकरण के आयाम का महत्तम मान होता है। द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स गिवन बाय y1 इक्वल टू 4 साइन ओमेगा टी एंड y2 इक्वल टू 3 cos ओमेगा टी। देखिएगा बच्चों, ये हम बताए हैं आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आपको बतलाया गया है, जब हम वहां प्रूफ किए हैं तो बतलाए हैं डिटेल में, लाइट में ये फॉर्मूला पूरा प्रूफ करके बताए हैं, और इलेक्टिव में इसको क्वेश्चन को भी बतलाए हैं। यहां पर 4 का स्क्वायर होता है प्लस 3 का स्क्वायर होता है, 16 9 25, 25 का रूट 5। क्या बात है। द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव गिवन बाय y1 इक्वल टू 4 sin ओमेगा टी, y2 इक्वल टू 3 cos ओमेगा टी इज, तो कितना, 5।
देखिएगा बच्चों, पूरा जाके देखिए, लाइट में 10th चैप्टर में पूरा प्रूफ किए फॉर्मूला को, जाके देखिए 10th चैप्टर में पूरा फॉर्मूला को प्रूफ किए हैं, 2 मेथड से इस क्वेश्चन को बताए हैं, जाके देखिए वहां पे। तो बोलिए 4 का स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, शॉर्टकट मेथड से बताएं अभी। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 का रूट 5। तो 25 का रूट 5 आंसर आ गया बच्चों। यस, सिंपल है ना बच्चों, कोई दिक्कत? दो तरंगे y1 4 sin ओमेगा टी, y2 3 cos ओमेगा टी से उत्पन्न व्यक्तिकरण में आयाम का महत्तम मान a इक्वल टू होता है रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर होता है। अब देखिए, एक तरह से फेज से भी बताए थे, इसको साइन में बदल करके रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और देखिए बच्चों, इसको लिख सकते हैं साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा हो जाएगा cos थीटा। अरे वाह, तो 90 फेज, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, cos 90 का वैल्यू 0, cos 90 0, तो आ जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 0, तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर यही आएगा। वाह, जल्दी। परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र, अरे यार सिंपल, बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी फॉर सोलेनॉइड इज बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। अरे यार, दो ऑप्शन है सही, ना ना ना, यहाँ पे बी स्क्वायर नहीं होगा, बी बाई है, हिंदी में बी है, यहाँ पे गलत है, गलत ऑप्शन है। ऑप्शन है, चलिए तो बोलिए बच्चों, परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी फॉर सोलेनॉइड इज बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। यस, तो इस तरह से 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। और डेरिवेशन का भी एक शॉर्ट लेक्चर दिखाएंगे आपको कि कहाँ कहाँ ये पूछा हुआ है, किसके जो पूछा हुआ है वो कहाँ कहाँ बतलाए हुए हैं, उसका एक शॉर्ट वीडियो लाएंगे। तो अच्छे से पढ़िए, टाटा बाय बाय। मिलाइए, एकदम 100% सही डिस्कशन किया गया है, सारा क्वेश्चन का डिस्कशन सही है, अच्छे से मिलाइए। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।